रतन नवल टाटा, पथ प्रदर्शक से लेकर ट्रांसफॉर्मर तक, एमिरेट्स चेयरमैन रतन टाटा ने टाटा समूह को एक नए युग में मार्गदर्शन करते हुए चरवाहा और प्रैरी की भूमिका निभाई है और उन्होंने इसे अपनी विशिष्ट शैली में किया है। रतन नवल टाटा प्रशंसा के योग्य क्यों है? इसके कई कारण हैं। टाटा समूह के प्रमुख के रूप में उन्होंने अपने जीवन के उच्च ज्वार के माध्यम से जिस तरह से यात्रा की है, उसके अलावा और कोई नहीं, शालीनता और एक शांत गरिमा के साथ, जो दुनिया में बहुत दुर्लभ है। कोलाहल जो कि आज के भारत में व्यापार और जीवन के ज्यादातर घिनौने, कभी कभी महान चौराहे की विशेषता है। खामोशी ही उसे अलग करती है। आप श्री टाटा जैसे व्यक्ति से अपेक्षा करेंगे, कद का लंबा और अपने फारसी पूर्वाभासों के विशिष्ट रूप से आकर्षक दिखने के साथ भीड़ में खड़े होने के लिए। ऐसा नहीं है टाटा समूह का कर्णधार, जिसकी एकाकी प्रकृति, विनम्रता और तेज रोशनी से दूर रहने का तीव्र प्रयास उसे किसी भी सभा में लगभग अदृश्य बना सकता है। हालांकि इस व्यक्तित्व के पीछे की शुद्धता और संकल्प अधिक परिणाम का है। हालांकि ये परिभाषित करता है कि उनके पास अपने लंबे और मंजिला इतिहास में सबसे परिवर्तनकारी अवधि के दौरान एक उल्लेखनीय व्यापारिक समूह का आकार और सार है। टाटा सन्स के प्रत्येक अध्यक्ष होल्डिंग कंपनी, जो कि कई अलग अलग तत्वों को एक साथ रखने वाली फास्टन है, ने समूह पर एक अमिट छाप छोड़ी है। JRD टाटा, जिन्होंने आधी शताब्दी से अधिक समय तक समूह का नेतृत्व किया था, ने रतन नवल टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जमशेदजी टाटा, संस्थापक, ने अपने आदर्शों और अपनी दृष्टि के साथ समूह के फलने फूलने के लिए बीज रखे। दोराब टाटा ने उस दृष्टि को साकार करके अपने पिता की विरासत को सुरक्षित किया। नौरोजी सकलातवाला ने जो बनाया गया था उसे समेकित किया और JRD टाटा, भारतीय उद्योग के महान पितृपुरुषों में से अंतिम, ने अपनी छवि में समूह को ढाला, परोपकारी, शहरी और सर्वव्यापी। ये कहना संभवतः एक समझ है कि रतन टाटा, जिन्होंने मार्च 1991 में अध्यक्ष का पद संभाला था, बड़े जूतों में कदम रख रहे थे। और वह या उनसे पहले की किंवदंती की क्षमता नहीं थी, एक आकस्मिक सरदार जो मुख्य रूप से अपने उपनाम और वंश के आधार पर शीर्ष पर चढ़ गया था। इन पंक्तियों को टाटा की निजी वेबसाइट tata.com से उठाई हुई है। इसका सारा श्रेय उन्हें जाता है। 20 से अधिक वर्षों के बाद, बिना किसी पक्ष या पूर्वाग्रह के ये तर्क दिया जा सकता है कि श्री टाटा ने समूह को किसी भी दिग्गज की तुलना में बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से बदल दिया है, जिनकी देखरेख में संगठन 1868 में अपनी स्थापना के बाद से विकसित हुआ। ये समूह की परंपराओं और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहते हुए, एक ऐसे वातावरण में जहां इतने सारे लोगों ने नर्म हिरन के आकर्षण के आगे घुटने टेक दिए हैं, अपनी उपलब्धियों को अनुकरणीय बनाएं। संयोग से या नियति से, श्री टाटा का अध्यक्ष बनना भारत की अर्थव्यवस्था के खुलेपन के साथ तालमेल बिठा गया। यहाँ एक नए प्रकार के संगठन को फैशन करने का मौका था, अपने कई उद्यमों को फिर से जीवंत करने और मौलिक रूप से परिवर्तित व्यावसायिक गतिशीलता के अनुरूप पुनर्गठित करने का। श्री टाटा ने दिन को जब्त कर लिया। उन्होंने लाइसेंस राज की समाप्ति के साथ आए अवसरों का स्वागत किया। उन्होंने समान मात्रा में आने वाले खतरों से बचाव के लिए टाटा तटबंधों को मजबूत किया। उन्होंने समूह को विदेशी तटों पर ले जाने की संभावना को अपनाया। उन्होंने इसे और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाया, नई सोच का परिचय दिया, नवाचार को बढ़ावा दिया और अपने आरोपों में सोच समझकर जोखिम लेने की भूख जगाई, जो वास्तव में असाधारण प्रतीत होता है। ऐसा और बहुत कुछ करने में, श्री टाटा ने अध्यक्ष पद के लिए सही व्यक्ति न होने की बात को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। एक ऐसा पद जिसके लिए उन्हें कभी तैयार नहीं किया गया था, उन्होंने कभी आग्रह नहीं किया था, या यहाँ तक कि उन्होंने खुद को इस पद पर बैठने के लायक भी नहीं समझा था। टाटा समूह, आखिरकार, उस भविष्य का हिस्सा नहीं था जिसे रतन टाटा ने एक किशोर के रूप में छूने के लिए निर्धारित किया था। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के यहाँ जन्मे। श्री टाटा और उनके छोटे भाई जिमी का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई आर टाटा ने डाउनटाउन बॉम्बे, अब मुंबई में टाटा पैलेस नामक एक बारोक मनों में किया। जीवन शानदार था। युवा रतन को रोल्स रॉयस में स्कूल के लिए प्रेरित किया गया था, लेकिन लेडी नवाजबाई, एक दुर्जय मातृभूमि, ने अपने पोते पोतियों में मूल्यों का एक मजबूत समूह स्थापित किया। वह बहुत दयालु थी, लेकिन अनुशासन के मामले में भी काफी सख्त थी। श्री टाटा उन दुर्लभ साक्षात्कारों में से एक को याद करेंगे जहां उन्होंने अपने बड़े होने के वर्षों के बारे में बताया था। हम बहुत सुरक्षित थे और हमारे बहुत से दोस्त नहीं थे। मुझे पियानो सीखना था और मैंने काफी क्रिकेट खेली थी। श्री टाटा की स्कूली शिक्षा कैंपियन और फिर कैथेड्रल और जॉन कॉनन दोनों बॉम्बे में हुई, जहां उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा के अंतिम 3 वर्ष बिताए। वह पहले से ही वह व्यक्ति बनने की राह पर था जो वह आज है। मार्च 2009 में कैथेड्रल और जॉन कॉनन में विद्यार्थियों के एक उत्साहित समूह से बात करते हुए उन्होंने कहा,
मैं शर्मीला था उस समय। एक चीज जिससे मैं कभी उबर नहीं पाया वह सार्वजनिक रूप से बोलने का डर है। स्कूल में सार्वजनिक रूप से बोलने वाले केवल वे लोग थे जो सभा में धर्मोपदेश पढ़ते थे और जो बहस में भाग लेते थे। मैं दोनों में से नहीं था। नहीं, मैं बहुत अधिक पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल था। मुझे विशेष रूप से गणित के एक शिक्षक की याद आती है जो, मुझे लगता था, दृढ़ निश्चय थी कि मैं कभी स्कूल पूरा नहीं करता। वो लगभग सफल हो गया। उन्होंने जो स्कूल किया उसके साथ समाप्त करे और फिर यह संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में था, एक राष्ट्र और मन की स्थिति जिससे श्री टाटा को प्यार हो जाएगा। कॉर्नेल, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया, और अमेरिका में 1955 से 1962 तक के वे वर्ष श्री टाटा को जबरदस्त रूप से प्रभावित करेंगे। ये कई मायनों में उसका निर्माण था। उन्होंने देश की यात्रा की और कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट की जीवन शैली से इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि वे लॉस एंजल्स में बसने के लिए तैयार थे। जादू तब टूटा जब लेडी नवाजबाई की तबीयत बिगड़ी। मिस्टर टाटा को एक ऐसे जीवन में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे उन्होंने सोचा था कि वह पीछे छोड़ गए हैं। मैं लॉस एंजल्स में था और बहुत खुश था, और जब मुझे जाना चाहिए था तब मैं वहीं था, श्री टाटा CNN के साथ 2011 के एक साक्षात्कार में कहेंगे। अब वापस भारत में, श्री टाटा के पास IBM से नौकरी का प्रस्ताव था। JRD टाटा खुश नहीं थे। उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप यहाँ भारत में नहीं हो सकते हैं और IBM के लिए काम कर रहे हैं। मैं IBM कार्यालय में था और मुझे याद है कि उसने मुझसे एक बायोडेटा मांगा था जो मेरे पास नहीं था। ऑफिस में इलेक्ट्रिक टाइपराइटर थे तो एक शाम मैं बैठा और उनके टाइपराइटर पर रिज्यूमे टाइप करके उसे दे दिया। और इस तरह मिस्टर टाटा को 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज समूह की प्रवर्तक कंपनी के साथ एक नौकरी की पेशकश की गई। वह टेल्को में 6 महीने बिताने के लिए चले गए, जिसे अब टाटा मोटर्स कहा जाता है। टिस्को में शामिल होने से पहले अब टाटा स्टील। 1963 में कॉर्नेल में वापस, श्री टाटा ने अपने पिता की ओर से किसी भी वास्तविक झुकाव के बजाय अपने पिता की इच्छाओं के सम्मान में इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए अपने शुरुआती 2 साल बिताए थे। फिर उसने वास्तुकला पर स्विच किया, मेरे पिता के लिए बहुत कुछ, हालांकि वह 7 साल से कम समय में दोनों पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए अविश्वसनीय रूप से पर्याप्त होगा। अपने सबसे बड़े बेटे के विपरीत, नवल टाटा एक मिलनसार और बाहर जाने वाला व्यक्तित्व था जो राजाओं और आम लोगों की कंपनी में समान रूप से घर पर था। वह टाटा सन्स के निदेशक बने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक प्रसिद्ध खेल प्रशासक। हालांकि पिता और पुत्र के बीच स्वभाव में अंतर दिखा। हम करीब थे और हम नहीं थे, श्री टाटा एक विशेष प्रकाशन में लिखेंगे जिसने जमशेदजी टाटा, JRD टाटा और नवल टाटा के जीवन का जश्न मनाया। मैंने एक दशक के लिए 15 साल की उम्र में भारत छोड़ दिया था। मुझे ये कहना होगा कि जैसा कि एक पिता और पुत्र के बीच अक्सर होता है, शायद विचारों में भिन्नता थी। मेरे पिता टकराव से नफरत करते थे। वह समझौता करने में बहुत अच्छा था। अक्सर उस समझौते में समझौता शामिल होता था और वह देने और लेने के पक्ष में था। एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने बहुत कुछ दिया और कभी-कभी युवा और कम परिपक्व लोगों के रूप में हम उनके साथ शांति या जो भी हो समाधान की तलाश में मैदान छोड़ने के लिए लड़ेंगे। सुलह और सहयोग की कुछ जरूरतें, लोगों और उनकी भावनाओं के लिए चिंता, निश्चित रूप से श्री टाटा के जीन में भी हैं। जमशेदपुर में टाटा स्टील में उनके साथ शॉप फ्लोर साझा करने वालों की यादें उस सच्चाई को प्रमाणित करती हैं। और देखभाल करने के वे गुण भी स्पष्ट थे जब वे राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स या नेको, जैसा कि यह बेहतर ज्ञात था, के निदेशक बने। उनका पहला स्वतंत्र नेतृत्व मिशन था। 1993 में JRD के निधन के बाद श्री टाटा को समूह पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ी उसके बारे में अक्सर बताया गया है। जिस बात ने छोटी सी टिप्पणी को आकर्षित किया है वह है वह शालीनता जो श्री टाटा ने उन पर की गई आलोचना के सामने प्रदर्शित की। ये रतन टाटा की शैली थी और अब भी है, इसे अपने तरीके से करना और दुनिया के साथ शांति बनाए रखना। कई बार ऐसा लग सकता है कि श्री टाटा निराधार आलोचना के प्रति अपने तिरस्कार की सत्यनिष्ठा को मौन में चुनकर सुरक्षित रखते हैं। यह उस उम्र में एक उपयुक्त प्रतिक्रिया हो सकती है जहां एक व्यवसाय टिप्पणीकार ने कहा, गरीबी, व्यामोह और वित्तीय निरक्षरता ने एक खतरनाक काढ़ा बना दिया है जिसने आर्थिक गुणों को सामाजिक बुराई की तरह संदेहास्पद बना दिया है। एक वास्तुकार के रूप में उनके प्रशिक्षण का श्री टाटा द्वारा शब्दों के बजाय कर्मों को प्राथमिकता देने से कुछ लेना देना हो सकता है। वास्तुकला, वह अपरिहार्य कला, काम के माध्यम से मूल्य की अभिव्यक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं है, एक ऐसा माध्यम जो लिखित या भाषण में समझाया जाने पर अनिवार्य रूप से पीड़ित होता है।
जैसा कि वे अक्सर कहते हैं, वास्तुकला ने उन्हें एक अवधारणात्मक व्यवसाय नेता बनने के लिए उपकरण प्रदान किए हैं। अफसोस की बात है, श्री टाटा के पास उस उपकरण को उचित अनुशासन में उपयोग करने के लिए बहुत कम अवसर हैं। एक घर जिसे उन्होंने अपनी मां के लिए डिजाइन किया था, अलीबाग में एक निवास और मुंबई में उनका खुद का समुद्र के सामने का घर इनमें से सबसे प्रमुख है। श्री टाटा के पास अपनी अन्य इच्छाओं के लिए थोड़ा और समय था। उड़ने वाली और तेज कार, दोनों औरों की तरह कॉर्नेल कड़ाही में पैदा हुए। स्थायी जुनून रहे हैं। जब तक स्कूबा डाइविंग कर रहा था तब तक उसके कान दबाव नहीं झेल सके। एक मद्यपान न करने वाले और धूम्रपान न करने वाले, श्री टाटा ने सचेत रूप से अविवाहित रहने के लिए चुना है। ये बहुत कुछ उस आदमी जैसा लगता है, एक अकेला योद्धा जो टाटा के कारण से जुड़ा हुआ है। वह जिस कंपनी के साथ मुंबई में अपने बुक लाइन निवास में रखते हैं, वह उनके जर्मन शेपर्ड टीटो और टेंगो हैं, और उनके लिए उनका प्यार हमेशा असीम रहा है। मिस्टर टाटा के इन पालतू जानवरों में से कई को मौत ने छीन लिया है और नुकसान ने इसका नुकसान उठाया है, लेकिन वह अभी तक एक और वफादार बाउंड्री के साथ बंधने का मौका छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। टाटा रिव्यू के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, पालतू जानवरों के रूप में कुत्तों के लिए मेरा प्यार हमेशा मजबूत है और जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक जारी रहेगा। हर बार जब मेरे पालतू जानवरों में से एक का निधन हो जाता है तो एक अवर्णनीय दुख होता है और मैं संकल्प करता हूं कि मैं उस प्रकृति के दूसरे भाग से नहीं गुजर सकता। और फिर भी 2-3 साल बाद मेरा घर इतना खाली और शांत हो जाता है कि मैं उनके बिना नहीं रह सकता, इसलिए एक और कुत्ता है जिसे मेरा स्नेह और ध्यान मिलता है, पिछले वाले की तरह। यह विशिष्ट रूप से मिस्टर टाटा, एक नेता और एक व्यक्ति हैं जो निश्चितता के अभिशाप से पीड़ित नहीं हैं। यही कारण है कि किसी भी मुद्दे या विषय पर उनकी व्याख्याओं को अक्सर शायद और संभवतः जैसे शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। यह उन्हें लेखक और बयानबाजी करने वाले क्रिस्टोफर हिचेन्स के समान लीग में रखता है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने किस शब्द का सबसे अधिक उपयोग किया है, तो कहा ये शायद था। श्री टाटा इस बारे में निश्चित रहे हैं कि उन्हें अलग हटकर नई पीढ़ी को टाटा के जहाज को नेविगेट करने देना चाहिए। अब तलाशने के लिए अन्य मोर्चे होंगे और हितों का पीछा किया जाएगा। वह उस समूह के 1% से भी कम का मालिक है जो उसके परिवार का नाम रखता है, लेकिन वह फिर भी एक टाइटन है, भारत में सबसे शक्तिशाली व्यवसाय और दुनिया में सबसे प्रभावशाली में से एक। श्री टाटा के 2011 के प्रोफाइल में द इकोनॉमिस्ट ने कहा, युगवाद ऐसे व्यक्ति को स्थिर नहीं रख सकता। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कहा, कुछ चीजें हैं जिन्हें जल्दी से नहीं सीखा जा सकता है, और समय जो हमारे पास है उन्हें प्राप्त करने के लिए भारी भुगतान करना होगा। वे सबसे सरल चीजें हैं, और क्योंकि उन्हें जानने के लिए एक आदमी का जीवन लगता है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन से जो कुछ नया मिलता है वह बहुत महंगा होता है और एकमात्र विरासत उसे छोड़नी पड़ती है। रतन टाटा ने जो सीखा और आगे बढ़ाया, और उनकी जीत और उनके आचरण से जो पता चलता है, वह निश्चित रूप से उनकी विरासत होगी। इन पंक्तियों को टाटा की निजी वेबसाइट tata.com से लिया गया है। इसका सारा श्रेय उन्हें ही जाता है।